आज की कहानी है जेवर का डब्बा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश जिंदगी के जो शेरी ख्वाब देखता करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। उनकी वसातत से चंद्र प्रकाश कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे ही रह गए और अब गुजर औकात के सिर्फ 30 रुपये महावर की ट्यूशन ही रह गई। वालिद ने कोई जायदाद न छोड़ी, उल्टा भूख का बोझ और सर पर लाद दिया। और बीवी भी किसी मिली तो तालीम याफ्ता शौकीन जवान की तर्रार, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से मिला हुआ था। पुख्ता, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से आरास्ता ऐसा मकान 20 रुपये महावर से कम में न मिल सकता था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कुंद जे कामचोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना ही लड़का समझते थे। गोया मुलाजिम नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मुआवले में उससे मशविरा लिया जाता था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, तो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, वीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो वीरू बाबू से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, प्रकाश ने जरा तजबजुब से कहा। मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ, उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका, तो अभी ना करूँ, तुम्हारी यही सलाह है? जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। मैंने तो दोनों बातें अर्ज कर दी। तो कर डालूं? मुझे ये डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप उसकी फिक्र ना करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमजोरी होती है, जो उन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन असहाब में से थे जिन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता था। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजुर्बे से ज़्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं बजाज उसे सलाम करने आया, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और सामियाने वाला खुशामद कर रहा है, तो चाहता तो 200-400 रुपये आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इतना कमीना ना था। फिर भी उसके साथ क्या दगा करे।
जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। मगर जिस दिन उसने 5,000 के जेवरात खरीदे, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ों को देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बाज चीज़ों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा हास्यदाना लहजे में बोली, आह, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, यही लोग मजे उड़ाते हैं ना, कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए, मजे से खाते और चैन करते हैं। इसीलिए कहता हूँ ईश्वर बड़ा गैर मुंसिफ है। चंपा, अपना अपना मुकद्दर, ईश्वर का क्या कसूर है? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मजे उड़ाते। यहाँ तो रोज़मर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है। गहने कपड़े कौन रोए, कोई ढंग की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई में ही मैं नहीं खाती, गुजर होती जाए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और हया से सर झुका लिया। चंपा उसे इतना काहिल उल वजूद समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। जेवरों की बात सुनकर दिल जलता है। ऐसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो जेवर पहनकर भी भद्दी मालूम होती हैं। ठाकुर साहब मतलब के यार मालूम होते हैं, ये ना हवा की कहते। तुम इसमें से कोई चंपा के लिए लेते जाओ। तुम कैसी बच्चों की सी बातें करते हो। इसमें बचपन की क्या बात है। कोई फराक दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी ना करता। मैंने सखी कोई नहीं देखा जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की चीज़ देते तो कौन सी बड़ी बात थी। मगर अहल ए शरबत का दिल दौलत के बोझ से दब कर सिकुड़ जाता। इसमें सखावत और फराक हौसलगी के लिए के जगह ही नहीं रहती। एकाएक प्रकाश चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं, फिर भी वो कितनी साकिर है। उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है और इस उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। तो दबे पांव घर से बाहर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत उस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। जो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंस दूंगा और कहूँगा, क्या चरका दिया। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं ये क्या कर रहा है। किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो पौबारे है। सब नौकरों पर सुबह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, उनके सिवा और कौन ले जा सकता है। मैं नलवा निकल जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूँगा।
फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा, जिससे कोई शक न गुजरे। फिर भी वो जब जीने से उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डब्बा उठा कर ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी नहीं। वही डिब्बे ले गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली, और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में डिब्बा रखा है। नौकरों की कारस्तानी होगी, बाहर के आदमी का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती। आज मौका देखा, उड़ा ले गए। तुम जाकर उनको तसल्ली दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामने बनवाई, और चोर मुंडी काटे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा गजब हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आया कि चोर किधर से आया। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, क्या होगा भगवान। तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीज़ें तैयार होकर आई थी। ना जाने किस मनहूस साहत में बनवाई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो नौकरों की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने मुखालिफत की, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई नहीं, 10,000 रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वो चोरी नहीं करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप इकबाल करेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उनके घर की तलाशी ले तो सितम ही हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात कर रहे हो प्रकाश बाबू, भला चोरी करने वाला खुद ब खुद इकबाल करेगा, तुम जद ओ को भी नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है, माल चला गया अब क्या मिलेगा प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी हो जो चुपके पता लगा दे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसे आदमी कहाँ, नसीबों को रोक कर बैठ रहो। और क्या प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का नाम भी निकल आए तो मुझे यही ख्याल रहेगा कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो, वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुडेर पर किसी के पाँव के निशान दिखाई दिए। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुडेर की तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ न कह सके थे। प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा, ठाकुर साहब ने कहा। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था वो गया।
अब चलो आराम से बैठो, आज रुपए की कोई तजवीज़ करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? तो हमें तुम्हारा। प्रकाश, आप ना कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है। मकान है, 2-4 दिन में फिर आ घुसेंगे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। उधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घूम कर भी कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी सारी मेरे सर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका मुझे खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है। चोर इधर से आया, यही बात इसे खा गई। कहीं ये चोर को पकड़ पाए तो कच्चा ही खाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में हरगिज न रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के 20 रुपए देने पड़ेंगे। हम क्यों किराया दें? वो आप ही घर छोड़ रहे, हम तो कुछ कहे नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के लिए कुछ गम भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ किराया लेंगे भी नहीं। 30 रुपए में गुजर भी तो ना होगी। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने में खदशा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, अक्सर तमाम दिन वहीं रहते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महावर का काम मिल गया, मगर वो रुपए उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पैसा घर के खर्च में ना आने दूंगा। खाविंद की मोहम्मद का ये सबूत पाकर उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ। देवताओं में उसका एतिकाद और भी पुख्ता हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी। मगर जब प्रकाश का संदूक हमेशा बंद रहता था तो उसकी चाबी कहाँ है, इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं। मारी मारी करते थे, उठा के संदूक में बंद करते। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा वो उस संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। सुबह का अखुआ सा निकला, मगर पानी बहकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिसे सुबह को गिजा मिलती, लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को जरूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर नहीं होती, चोर कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते हैं। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बर्तन तो हैं, गरीब के लिए तो अपनी हंडियाँ ही बहुत हैं। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसकाकर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये पूछने की बात ना थी, झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीज़ें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ यूं ही पूछा था।
मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें देख न लें प्रकाश को चैन न कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद बहुत थीं। उसने थोड़ी सी पकौड़ी तस्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तस्तरी में क्या लाई? आज ना जाने क्यों मुतलक भूख लगी नहीं लगी, पेट में गिरानी मालूम होती है। अच्छा पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में सुबह का तो अफवाह जैसे हरा होकर लहलहा उठा। संदूक में क्या है ये देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपाकर रखता था। चंपा को वो ताली किसी तरह न मिली, चाबी किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे ये तो जेवर हैं। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतल्लिक बातचीत नहीं की। मान उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं। चीज़ें वही थीं जिनका तकजीरा करते रहते थे। उसे अब कोई शक न रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म और निदामत से उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसी पड़ी? ये कमीना ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे? मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि चोरी कर लाएंगे? चोरी जेवरों के लिए? इनका ज़मीर इतना कमज़ोर हो गया। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से तो मोहब्बत ना रही, ना वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहते, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे। आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 रुपये की जमानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे? अजय दरख्वास्त तो दो, अगर और सब उमूर तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी फिक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके उस इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से उसे दिली सदमा हो रहा है। उसकी शराफत उसके कमीनापन को रौंदे डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह ना मिलती ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा नाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुभती हुई नज़रों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाज़ा न लगा सका। मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नज़र कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत
तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। चंपा ने आजीर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उसकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम तो जवान पकड़ते हो ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो तुम अपनी नीयत ठीक ठाक न रख सके। 100-200 रुपए की चीज़ घर में रख ही ली। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैं कमीशन के सिवाय उसकी एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे में कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आँख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझते हैं। तुम्हारी शराफत जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में तो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए। कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए महावर दिए जाते हैं। इलाके में कोई सौगात आती है तुम्हारे यहाँ ज़रूर बेचते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारिन जब नागा करती, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस उन्होंने अदा की, और दिन में 2-2 दफ़ा पूछने आया करते थे। ये जमानत की क्या छोटी बात है। अपने रिश्तेदारों तक की जमानत को जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी जमानत के नगद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे, उसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नस्तर लगाया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोल कर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समुंदर में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत से हमें मुतहव्विस कर देता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस, चंपा के इन मलामत आमेज अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदरार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गई। कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजिमत मिल गई। इस तकरीब में उसने, हाँ मेहमानों की दावत है, ठाकुर साहब, उनकी अहिल्या वीरेंद्र और उनकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद पूरी मालूम है। 4 पाइयाँ नहीं है, बिछौने नहीं है, और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ़ देने और खुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था।
वीरू के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इसी तरह लड़ते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, आज हरारत इंतजार और खलिश से अब बुखार का उतार था। सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ते से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फौरन आकर आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसी ही बेखुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी। गोया कि किसी गहराई में जा रहा हो। आज डिब्बे को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो एरोप्लेन पर बैठा हुआ फिजा में उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था, चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा, देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है। किरण ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके हाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को उसकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए। और यूं कर दूं। डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। तज्जुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मोजिज़ा है। आज से मुझे भी मोजिज़ात यह यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आँखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ाया ऐसा किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटा पर प्रकाश ने चंपा को एक खुशखबरी सुनाई तो दौड़कर उनके गले से चिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ काफिल बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ मेरी दावत है, मैं भी 1000 भूखों का खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। प्रेमचंद के 100 अफसाने, तरकीब और इंतखाब, प्रेम गोपाल मित्तल। ये प्रिंट है भाई। ये थी कहानी जो अभी ख़त्म। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।